आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं कुल मिला के आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आ रहा हूं जिसने कुल मिला के अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने में सबसे पहला योगदान दिया। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, मैं चाणक्य की बात कर रहा हूं, मैं कौटिल्य की बात कर रहा हूं, मैं विष्णुगुप्त की बात कर रहा हूं। ये वही चाणक्य हैं जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में पहली बार भारत में अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया गया। और जिस समय यानी इन चाणक्य के इस अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करने के दौरान भारत की सीमाएं हिंदू कुश पर्वत को टच करने लग गई। भारत की सीमाओं ने हिंदू कुश पर्वत को पहली बार टच किया। इतना विशाल साम्राज्य, मैं कह सकता हूं कि भारत पर जब यवनों का आक्रमण हो रहा है, तो जब भारत पर यवनों का आक्रमण हो रहा है, तो उस यवनों के आक्रमण से, विशेष रूप से सिकंदर के आक्रमण से कुल मिला के प्रेरित होकर इस कौटिल्य को लगा कि डेफिनेटली कुल मिला के भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होनी चाहिए। और इसीलिए सिकंदर जैसे भविष्य में यवनों के या किसी भी आक्रमण से अगर इस देश को बचाना है, तो स्वाभाविक रूप से भारत की सत्ता का केंद्र जो पाटलिपुत्र है, उसमें एक शक्तिशाली सम्राट की स्थापना होना जरूरी है। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंततः एक पाटलिपुत्र पर कब्जा करके एक विशाल और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंततः अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया। मैं कह सकता हूं कि चाणक्य जैसा गुरु अगर भारत को मिले, तो निश्चित रूप से भारत पुनः अपने उस इतिहास को दोहरा सकता है। चाणक्य कुल मिला के राजनीतिक के एक बहुत बड़े पुरोधा थे, जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भी माना गया है। और उस अर्थशास्त्र में वो कहीं ना कहीं सम्राट को बहुत ताकतवर बनाते हैं, वो निरंकुश बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं है कि सम्राट वो अत्याचारी होना चाहिए, क्योंकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में जिस सम्राट की कल्पना की गई है, वो स्वेच्छाचारी नहीं होगा, वो वेलफेयर पर आधारित होगा, वो जनता के कल्याण के लिए होगा, उसका जीवन पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित होगा। इस प्रकार के सम्राट की कल्पना चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में की है और उसको उसने साकार भी किया। मैं कह सकता हूं कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में चाहे राजा की बात हो, चाहे मंत्रिपरिषद की बात हो, चाहे उसकी अन्य नीतियों की बात हो, वो कोई भी काल हो और कोई भी तंत्र हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे राजतंत्र हो, सभी पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है। मैं कह सकता हूं कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, जिसे भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कहते हैं, वो डेफिनेटली कुल मिला के सार्वभौमिक ग्रंथ है। वो लोकतंत्र पर भी लागू होता है। आप देख लीजिए कौटिल्य राजा के लिए क्या कहता है। राजा के लिए कहता है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित है। क्या गजब की बात है। वो कहता है प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। वो यहां तक कहता है कि जिस राजा के दर्शन प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाते हैं, उस राजा का कुल मिला के कहीं ना कहीं अंत हो जाता है। चाहे प्रजा का कोपभाजन वो बन जाता है, चाहे शत्रुओं का कोपभाजन बन जाता है। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि कौटिल्य की कुल मिला के लाइनें भारत के लोकतंत्र पर भी लागू होती हैं। आज देख लीजिए हिंदुस्तान में कुल मिला के कहीं ना कहीं जो राजा लोग हैं, जिनको मंत्री कहते हैं, वो क्या जनता से संपर्क रख पाते हैं? नहीं रख पाते। क्या वो प्रजा के हित में अपना हित समझते हैं? नहीं रख पाते। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो राजा है, वो राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों पर लागू होता है, क्योंकि उसने कहा है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित और प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। क्या ऐसा सम्राट लोकतंत्र में हमको नहीं चाहिए? ऐसा ही सम्राट हमको लोकतंत्र में चाहिए। मैं यही बात आपको कहना चाहता हूं। चाणक्य ने एक बहुत बड़े विशाल मंत्रिपरिषद की भी बात की है। इसीलिए वो मंत्रिपरिषद की बात करता है जिससे राजा किसी भी विषय विशेष पर, किसी भी समस्या पर वो अपने विद्वान अधिकारियों से मंत्रणा कर सके। कौटिल्य कहीं ना कहीं निश्चित रूप से बहुत बड़े अधिकारियों के वर्ग की भी बात करता है और कहता है कि कुल मिला के ये अधिकारी कैसे होने चाहिए। ये अधिकारी पूरी तरह से कुल मिला के मोरल, यानी कि एक तरह से नैतिकता के सिद्धांतों पर इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कौटिल्य राजनीतिक क्षेत्र में ही सुधार की बात नहीं कर रहा है। कौटिल्य सप्तांग सिद्धांत की बात नहीं कर रहा है, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश बल और मित्र की ही बात नहीं कर रहा है, जिसको मैं कभी कुल मिला के डिफाइन करूंगा। कौटिल्य भारत की सामाजिक व्यवस्था पर भी बात करता है। कौटिल्य ने भारत में राइट ऑफ इक्वलिटी, सामाजिक समानता के सिद्धांतों की बात की है। मैं यह कहना चाहता हूं, अगर राइट ऑफ इक्वलिटी की अगर बात देखना है तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पढ़िए, जिसमें उसने पहली बार शूद्रों को आर्य शब्द से संबोधित किया है। यह उसने उन शूद्रों के लिए कहा है जो उपेक्षित हैं, जो अवांछित हैं, जो पूरी तरह से वंचित हैं, जो उपेक्षित हैं, जो शोषित हैं। उन शूद्रों के लिए भी सबसे पहले अगर आर्य शब्द का प्रयोग किसी ने किया तो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया।
उसने शूद्रों को अधिकार भी दिया है। उसने कहा कि इनको कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य करके अंततः अपनी जीविका को चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। उसने यहां तक कहा कि देश की सुरक्षा में सैनिक व्यवस्था में भी शूद्रों का उपयोग किया जाना चाहिए। आप बताइए कितनी जबरदस्त व्यवस्था है। यानी जो शूद्र समाज हमारा था, जो चतुर्थ वर्ण का जो समाज था, जो सबसे ज्यादा संख्या में था, जो हर तरह से योग्य भी था, लेकिन भारत के इतिहास में उनको हमेशा जो है शोषित किया गया, उनको वंचित किया गया। लेकिन कौटिल्य ने यहां तक कहा कि चाहे उत्पादन का वर्ग हो और चाहे सैनिक सुरक्षा की बात हो, उसमें उनकी जबरदस्त भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बाद के राजवंशों ने, बाद के शासकों ने कौटिल्य के कुलना के कहीं ना कहीं नीतियों के कुलना के कहीं ना कहीं इन नीतियों की उपेक्षा कर दी, इन नीतियों की तिलांजलि दे दी। और अंततः कुलना के होता क्या है कि राइट ऑफ इक्वलिटी का जो सिद्धांत मैं कह सकता हूं कौटिल्य का था, वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। और अंततः सदियों तक कुलना के समाज का जो सबसे ज्यादा ताकतवर वर्ग था, जो सबसे ज्यादा कुलना के संख्या में वर्ग था, जो हिंदू समाज का चौथा वर्ण था, उसको हमने उपेक्षित किया, शोषित किया और कहीं ना कहीं कौटिल्य के सिद्धांत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। आने वाले शासकों ने क्या किया? विशेष रूप से राजपूताना काल में हुआ क्या? देश की सुरक्षा का भार सिर्फ क्षत्रियों के ऊपर आ गया, देश की सुरक्षा का भार सिर्फ राजपूतों के ऊपर आ गया। जो समाज का कुछ ना पिछड़ा और दलित सब तबका था, उसको कहीं ना कहीं हटा दिया जाता है, उसका शोषण होता है, उसको सैनिक सुरक्षा से अलग कर दिया जाता है। तो अंततः क्या हुआ कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े समाज को सैनिक व्यवस्था से, सुरक्षा की व्यवस्था से अलग किया गया, तो हिंदुस्तान पर कुल मिला के शकों का, कुषाणों का, हूणों का, अरबों का, तुर्कों का और यहां तक कि मुगलों का और मैं कहूं कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान में शासन स्थापित हुआ। अगर शायद कौटिल्य के अर्थशास्त्र को और कौटिल्य के सिद्धांतों का पालन किया गया होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो दलित समाज था, हिंदुस्तान का जो शोषित समाज था, हिंदुस्तान का जो पिछड़ा समाज था, जिसको कहीं ना कहीं कौटिल्य ने अधिकार दिए थे, यदि वो शायद सैनिक सुरक्षा में व्यवस्था में रहता, वो सैनिक व्यवस्था के तहत होता, तो डेफिनेटली हिंदुस्तान के सब लोग मिलकर देश की सुरक्षा किए होते। और देश की सुरक्षा किए होते तो हिंदुस्तान में ना तो इस्लाम का आगमन हुआ होता, ना हिंदुस्तान में ईसाइयत का आगमन हुआ होता, ना हिंदुस्तान में किसी अन्य कुलना के कहीं का आक्रमणकारी का आगमन हुआ होता, क्योंकि देश की सुरक्षा का भार सबके ऊपर था। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कौटिल्य के सिद्धांतों की तिलांजलि देकर हमने शोषित और वंचित समाज को अलग कर दिया, हमने उस शूद्र समाज को अलग कर दिया, जिसके कारण भारत को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और अंततः हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं इस्लाम, हिंदुस्तान में ईसाइयत कामयाब हो गया और हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल पूरी तरह से बिगड़ गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का इतिहास और भूगोल को पूरी तरह से बिगड़ गया। मैं कहीं ना कहीं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हम कौटिल्य के सामाजिक एकता के सिद्धांत को पुनः स्थापित करेंगे और हिंदुस्तान के सभी वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से राइट ऑफ इक्वलिटी के सिद्धांत पर स्थापित करके इस भारत को पुनः शक्तिशाली बनाया जाएगा, पुनः इस राष्ट्र को मजबूत किया जाएगा और पुनः अखंड भारत की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। ऐसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। अरे कौटिल्य कुछ ऐसा कदम चल गए जिससे निशान बन गया। कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहां जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, जिंदगी जियो की दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।